हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स डजंट मैटर। आप सबका मार्क्स डजंट मैटर में स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, सबके लिए ये वीडियो है। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, सारे गार्जियंस के लिए ये वीडियो है, सारे टीचर्स के लिए ये वीडियो है। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे पता है एज अ टीचर ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, पहले मैं बता दूँ मुझे कैसा लग रहा है ये मैं सबसे एंड में बताऊँगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे एंड में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि वेडनेसडे दैट इज़ ऑन 29 जुलाई हमारे पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बदल चुका है। बहुत ही बड़ा चेंज आने जा रहा है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहले 1986 में जो है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाया गया था। 1986 सोच पा रहे हैं आप? 34 इयर्स के बाद, आफ्टर 34 इयर्स इन 2020 ऑन 29 जुलाई यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को पास किया है, इस पॉलिसी को पास किया है। आफ्टर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के वेरिफिकेशन के बाद पास किया गया है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एमएचआरडी ने ये डिस्क्लोज किया है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एमएचआरडी ने ये बड़ा न्यूज़ का खुलासा किया है कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है, ये वेरीफाइड है, ये पास हो चुका है। अब हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। बिल्कुल नया हो चुका है। एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बदलने वाला है। सबके लिए ये नया होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जिस वजह से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने एक कंपाइलेशन किया है, बहुत सारे जगह से न्यूज़ इकट्ठा करके हमने इस वीडियो में लाने की कोशिश किया है पॉइंट वाइज, ताकि सबको क्लियरली समझ में आए, सबको इधर उधर ना भटकना पड़े सारे न्यूज़ को जानने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हु क्रिएटेड एनईपी। एनईपी यानी कि नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो हु क्रिएटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? नंबर 1 पॉइंट है अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स लेड बाय द फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरीरंगम had discussed about the issues and changes to be bring about in the new education policy ranging from school to college to recruitment। तो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया गया था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया गया था, जिसके चीफ थे इसरो के चीफ। ओके, जिसको लीड किया गया था, जिस टीम को लीड किए थे इसरो के जो चीफ है के कस्तूरीरंगम, इन्होंने इस टीम को लीड किया था। ओके, ये पॉलिसी को लाने के लिए बहुत से रिसर्च किया इन लोगों ने। ओके, तो चेंज जो आने वाला है, ये स्कूल कॉलेज से लेकर रिक्रूटमेंट तक, मतलब जॉब रिक्रूटमेंट तक ये जो चेंज आने वाला है, ये सिर्फ छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाला है, स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज से रिक्रूटमेंट तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दीज सजेशंस वर कंपाइल्ड एंड देन दीज वर अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ने, एमएचआरडी ने बहुत से सजेशंस को कंपाइल करने के बाद एमएचआरडी ने, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, इसको
अप्रूव किया। अ ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी वॉज अपलोडेड फॉर पब्लिक फीडबैक। तो पब्लिक फीडबैक के लिए एक ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी को अपलोड किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? द मिनिस्ट्री हैज़ क्लेम्ड टू हैव गॉट 2 लाख रिस्पॉन्सेज। मिनिस्ट्री बोल रही है कि उन लोगों ने ये पब्लिक फीडबैक के लिए जो अपलोड किया था एक ड्राफ्ट पॉलिसी, उसमें उन लोगों को 2 लाख रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, 2 लाख फीडबैक मिला उन लोगों को, which were considered before releasing the final policy। फाइनल पॉलिसी निकालने से पहले ये 2 लाख रिस्पॉन्सेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च किया गया, पढ़ा गया, बहुत ही समझा गया कि लोग क्या चाह रहे हैं, उसके ऊपर नया पॉलिसी बनाया गया है, फाइनल पॉलिसी। तो द NEP, नेक्स्ट पॉइंट है, द NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज पावर। तो ये जो है मिनिस्ट्री से कहा गया है, मिनिस्ट्री का कोटेड वर्ड है, ये कोटेड वर्ड है कि इंडिया क्या बनाना चाहते हैं उन लोग। ये इन 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का मोटो क्या है? मोटो है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते हैं। हमारे MHRD जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होने वाला है, इसमें भी मैं आने जा रही हूँ कि MHRD का नाम ही बदलने जा रहा है। ओके, मैं उसमें आऊँगी, पॉइंट में है वो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या है। अब हम लोग देखेंगे कुछ की हाइलाइट्स, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप जानना चाहो तो की हाइलाइट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, ऑन वेडनेसडे द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP प्रोपोजिंग स्वीपिंग चेंजेस इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होने वाला है वो बच्चों के ऊपर होने वाला है, क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई का पूरा तरीका जो है बदलने जा रहा है, उन लोगों का पूरा स्कूलिंग सिस्टम बदलने जा रहा है, हायर एजुकेशन बदलने जा रहा है। ओके, नंबर 2 कह रहे हैं the new academic session will begin in September-October. The delay is due to the unprecedented coronavirus disease COVID-19 outbreak, and the government aims to introduce the policy before the new session kicks in. तो ये जो चेंज है क्या होने जा रहा है? एकेडमिक सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है सितंबर-अक्टूबर से। तो पहले हम लोग का सेशन शुरू होता था जनवरी से, अभी जो है एकेडमिक सेशन शुरू होने जा रहा है सितंबर-अक्टूबर से, क्योंकि ये कोविड-19 कोरोना वायरस आउटब्रेक के वजह से गवर्नमेंट का ये एम है कि पॉलिसी को, ये जो नया पॉलिसी है उसको सेशन शुरू होने से पहले ही स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अभी तक ये प्रोसेस में है, अभी तक पता नहीं है कि इतना जल्दी ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट का एम है। वो लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर में सेशन स्टार्ट होने से पहले ही ये पॉलिसी को अप्लाई किया जाए। ओके, नंबर 3 है, एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाइड आफ्टर 30 years। That is 30 years. The education policy was released in the year 1986. तो 34 लगभग 34 years के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी में एक मॉडिफिकेशन आने जा रहा है। ओके, चेंज आने जा रहा है। नंबर 4 इज PM अप्रूव्स टू न्यू पॉलिसी फॉर 21st century आफ्टर 34 years। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन कंट्री में, ये पूरे इंडिया में चेंज लाने वाला है। ओके, HRD मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस। यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि HRD मिनिस्ट्री जो है, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसका नाम बदलने जा रहा है। ये इसका नाम बदल के हो जा रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, तो अब से हम लोग MHRD के नाम से इसको नहीं जानेंगे या HRD मिनिस्ट्री के नाम से इसको नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से। नंबर 7 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग अ स्लीव ऑफ मेजर चेंजेस इंक्लूडिंग अलाउइंग टॉप foreign universities
allowing top foreign universities to set up campuses to India. Top 100 foreign colleges will be allowed to set up campuses in India. बहुत ही मेजर चेंज है ये और बहुत ही अच्छा डिसीजन मुझे लगता है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया आने का मौका दिया जा रहा है. इंडिया में कैंपस सेट कर सकेंगे वो लोग. 100 फॉरेन कॉलेजेस को इंडिया में कैंपस सेट करने के लिए अलाउ किया जा रहा है. सोचिए, इंडिया में 100 फॉरेन कॉलेज आने वाले हैं, 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आने वाले हैं. तो वो लोग इंडिया में कैंपस सेट करेंगे तो इंडिया के लोगों को भी फॉरेन एजुकेशन का इंडिया में बैठ के मौका मिलने वाला है, ताकि स्टूडेंट्स जो है बाहर ना चले जाए अपने इंडिया को छोड़ के. ओके, वेरी गुड, आई मस्ट से, अ वेरी गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी. ऑसम डिसीजन. क्योंकि सारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो चले जाते हैं फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए. अभी फॉरेन कॉलेजेस अगर इंडिया में आ जाएगा, कैंपस सेट कर लेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर चेंज, अ वेरी गुड चेंज. ओके, फॉर इंडिया एटलीस्ट, अगर मैं कंट्री की तरफ से सोचूं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8. ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस. तो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनने वाले हैं. ये वर्ड जो है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा ये वर्ड आ रहा है. ठीक है, ये वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है इसका? वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय 2030. तो 2030 के अंदर ये हमारे गवर्नमेंट का मोटिव है, ये हमारे गवर्नमेंट का एम है कि 2030 के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने वाला है. 2030 के अंदर ये गवर्नमेंट का एम है. A university will mean a multidisciplinary institution that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research and community engagement. तो यहाँ पे उन लोगों ने मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का डिस्क्रिप्शन भी बता दिया है. मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होने वाला है जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का फैसिलिटीज़ होगा, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे और वहाँ पे क्वालिटी टीचिंग होगा, वहाँ पे रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा. रिसर्च में आने वाला है. अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएट में रिसर्च का क्या है. ओके, इसमें भी आने वाले हैं, ये भी एक चेंज है. ठीक है, कैसे ग्रेजुएट करते वक्त आप रिसर्च कर पाओगे. रिसर्च तो पीएचडी में होता है, ग्रेजुएशन में कहाँ से होने लगा. लेकिन नहीं, अब ग्रेजुएशन में भी रिसर्च होने वाला है गाइस. एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो क्वालिटी टीचिंग, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टीचिंग को महत्व दिया गया है हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9 है. इवन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन सच एज IITs टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन. ये तो बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज़ है. IITs, सोच सकते हैं आप कभी? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने वाले हैं. ओपनिंग डोर्स फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ये अपना दरवाज़ा खोलने वाले हैं. स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ विल एम टू लर्न मोर साइंस. जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को साइंस सीखने का मौका मिलेगा. तो IIT को ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा. IITs को एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा आर्ट सिखाने के लिए. सोच पा रहे हैं आप? विच इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्ट स्टूडेंट्स. ओके, नंबर 10 है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस. ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री कोर्सेज होने वाला है, मतलब HS के बाद आप जो पढ़ने जाते थे ग्रेजुएशन कोर्सेज, चाहे BCom हो, BSc हो, BA हो, कोई भी ये जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज है उसमें बहुत सारे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होने वाला है. एग्जिट माने निकलने का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने वाला है. तो द अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज विल बी ईदर ऑफ 3 और 4 years ड्यूरेशन.
तो या तो 3 इयर्स का ड्यूरेशन होगा या तो 4 इयर्स का ड्यूरेशन होगा, दो ड्यूरेशन होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि क्या 3 इयर्स क्या 4 इयर्स, ठीक है। तो 3 इयर्स से 4 इयर्स में मैं आ रही हूँ, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, ठीक है। अ सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन डिसिप्लिन इन अ डिसिप्लिन और फील्ड, or a diploma after 2 year of study, or a bachelor's degree after 3 years program. Okay. तो सोचिए कि आप एक कॉलेज में भर्ती हो गए, ठीक है। आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने वाले हैं, ग्रेजुएशन कोर्स में भर्ती हो गए। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन अ डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी सब्जेक्ट में आपने 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर सोचिए कि आप एक डिग्री कोर्स में भर्ती हो गए, ग्रेजुएशन कोर्स में, 1 साल बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो, लड़की हुई तो उसका शादी हो गया, आप बिज़ी हो गए बिजनेस में, आपको कोई बड़ा डिजीज़ हो गया, आपके किसी रिलेटिव का डेथ हो गया, आपको कहीं जाना पड़ा आउट ऑफ इंडिया, कोई भी परेशानी हो, अगर आप 1 साल के बाद कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, अगर ग्रेजुएशन का कोर्स आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो 1 साल के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का। ये सर्टिफिकेट पहले नहीं मिलता था गाइस। पहले आप अगर 1 साल में छोड़ के चले जाओ तो आप एचएस पास ही कहलाओगे। अभी क्या होता है, अभी भी ये बोला जाता है, अगर आप सेकेंड ईयर के बाद सोचिए 3rd ईयर नहीं दे पाए तो आपको एचएस पास ही कहा जाएगा, आपको नहीं कहा जाएगा कि आप सेकेंड ईयर पास हो। लेकिन अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में ये बन रहा है कि आपको 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 साल का ग्रेजुएशन कोर्स पढ़ा है। और अगर आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ दो तो आपको क्या मिलने वाला है, सेकेंड ईयर के बाद अगर छोड़ दो तो देखिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलने वाला है आपको, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ दो तो। और अगर 3 साल आप कंटिन्यू किए तब आपको जाके बैचलर्स का डिग्री मिलेगा, ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। अब ये 4 साल क्या है बैचलर्स डिग्री में, ग्रेजुएशन में 4 ईयर का एक मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये एडेड है, इसको ऐड कर रहे हैं गवर्नमेंट। 4 साल में क्या होने वाला है, एक एक्स्ट्रा साल आपको दिया जाएगा रिसर्च करने के लिए। सोचिए आप जो भी पढ़े, चाहे आप जो भी स्ट्रीम को लेके पढ़े, एक एक्स्ट्रा साल आपको 3 साल के साथ आपका ऐड होगा और उस साल में आप रिसर्च करोगे तो आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, ठीक है, जो कि पहले नहीं मिलता था। बस आप ग्रेजुएट हो गए फिर आप नौकरी करने चले गए, लेकिन आपको पीएचडी करना पड़ता था रिसर्च करने के लिए। लेकिन अभी आपको 1 साल रिसर्च करने का मौका मिल रहा है बैचलर डिग्री के बाद ही। तो इसीलिए ये डिग्री जो है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम जो है, ये 4 साल का होगा। 3 साल भी आप कर सकते हैं, तब आपको बैचलर डिग्री का ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे पहले मिलता था, ठीक है। तो 4 साल जो है ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। चलिए नंबर 11 क्या है, 11 है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर स्कूल आवर्स। तो स्कूल के जो कॉम्प्लेक्सेस है या फिर स्कूल बिल्डिंग्स जो है या फिर स्कूल के लाइब्रेरीज जो है या फिर स्कूल के कोई भी बिल्डिंग्स जो है उनको यूज़ किया जाएगा एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज के लिए स्कूल आवर्स के बाद। एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज मींस एडल्ट को एजुकेशन दिया जाएगा, चाहे कुछ भी तरीके के एजुकेशन हो, चाहे फैमिली प्लानिंग के एजुकेशन हो, कोई भी एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज वो स्कूल के कॉम्प्लेक्सेस में दिया जाएगा स्कूल आवर्स के बाद। ओके। नंबर 12 क्या है, नंबर 12 है मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज़ इन स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल में वोकेशनल स्टडीज़ को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। वोकेशनल स्टडीज़, पहले लोग वोकेशनल स्टडीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अभी भी नहीं देते हैं, लेकिन वोकेशनल स्टडीज़ इज़ गोइंग टू बी चेंज। इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है गाइस। कैसे? Every child to learn at least one vocation and exposed to several more। हर एक बच्चे को एक वोकेशन पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत सारे ऑप्शंस भी उसको मिलेंगे। क्या क्या वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं? सैम्पलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स सच एज कारपेंटरी, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग एट्सेट्रा।
जो कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग पकड़ते थे पहले, ये सारे हो जाते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर करिकुलर एक्टिविटीज़, पॉटरी मेकिंग, गार्डनिंग, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सारे आ रहे हैं आपके वोकेशनल कोर्सेज में। और वोकेशनल कोर्सेज इज गोइंग टू बी कंपलसरी, आपको लेना ही पड़ेगा एक वोकेशनल कोर्स, ओके। एटसेट्रा एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग ग्रेड 6 और 8। 6 और 8 के बीच में आपको एक वोकेशनल कोर्स लगभग लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. 2025 के अंदर ये चेंज आने वाला है कि 50% लर्नर्स जो है स्कूल में, हायर एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों को एक्सपोजर मिलने जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन का। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल, तो ऑनलाइन मोड में भी वोकेशनल कोर्स को अवेलेबल किया जाएगा, ओके गाइज। तो आप लोग जो बहुत ही इंटरेस्टेड थे ये सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे गार्डनिंग हो, पॉटरी मेकिंग हो, कारपेंट्री हो, या फिर इलेक्ट्रिक वर्क हो, या फिर मेटल वर्क हो, ये सारे आप स्कूल पे रहते ही सीख पाओगे, सोचिए। नाउ व्हाट इज नंबर 13? नंबर 13 जो है प्री स्कूल सेक्शन इन केंद्रीय विद्यालय, इट इज गोइंग टू बी वाओ। केंद्रीय विद्यालय में प्री स्कूल सेक्शन होने वाला है, सोचिए सोचिए फ्रेंड्स। प्री स्कूल सेक्शन केंद्रीय विद्यालय में, प्री स्कूल सेक्शंस कवरिंग एट लीस्ट 1 year ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन will be added to Kendriya Vidyalayas and other primary schools around the nation, particularly in disadvantaged area। तो disadvantaged area में क्या होने वाला है? 1 साल होने वाला है प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऐड करने वाले हैं सारे प्राइमरी स्कूल्स में एवं केंद्रीय विद्यालय में भी, स्पेशली डिसएडवांटेज एरिया में, स्पेशली जहाँ एरिया जो है इतना डेवलप नहीं है, ओके। नंबर 14 क्या है देखते हैं। नंबर 14 है under the Ministry of Defense, state governments may encourage opening NCC wings in their secondary and higher secondary schools, including those located in tribal dominated areas। तो NCC पहले कुछ स्कूल्स में हुआ करते थे, सबको नहीं मिलता था। अगर ऐसे होता था कि आपके स्कूल में अगर NCC नहीं है फिर भी आपका पढ़ने का मन हो तो आप नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि आप स्कूल तो चेंज नहीं कर सकोगे। इस स्कूल में पढ़ते आप NCC के लिए उस स्कूल में नहीं जा सकते हो ना। तो क्या होता था, एनसीसी पढ़ने का मन भी होता था कुछ बच्चे को, तो नहीं पढ़ पाते थे। अभी एनसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉलेजेस, जो भी स्कूल्स है, वो अपने स्कूल में एनसीसी विंग खोले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। स्पेशली जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ है वहाँ पे एनसीसी का विंग खुलना ही चाहिए, ओके। नंबर 15 है बाय 2030 के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग जो होने वाला है वो है 4 year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाला है 4 साल का बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, 4 साल का बीएड डिग्री, ओके, विच इज़ अ वास्ट थिंग। नंबर 16 है HECI, कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगा जो कि है HECI। कोई यूजीसी अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड जो कोई कॉलेज ये सब और नहीं होने वाला है, ये सब हटने वाला है गाइस। ये एक ही कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होगा जो कि है HECI, ओके। नंबर 17 क्या है? नंबर 17 है वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज़। जो भी बच्चे डिजेबल है या फिर जो भी बच्चे अपाहिज है, फॉर चिल्ड्रन जितना भी परसेंटेज डिजेबिलिटी हो, डिजेबल स्टूडेंट्स के लिए, डिजेबल बच्चों के लिए एक नया प्रोविजन आने जा रहा है। चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज़ विल बी इनेबल्ड टू फुल्ली पार्टिसिपेट, they can fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education। तो फाउंडेशनल स्टेज क्या है, ये स्टेज के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन देखिए, फुल्ली पार्टिसिपेट उन लोगों को करने का मौका मिलेगा रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस में, फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक, विथ सपोर्ट ऑफ एडुकेटर्स विथ क्रॉस डिजेबिलिटी ट्रेनिंग। तो डिजेबिलिटी ट्रेनिंग वाले एडुकेटर्स के साथ उन लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।
रिसोर्स सेंटर्स, एकोमोडेशंस, उन लोगों को एकोमोडेशंस दिया जाएगा, रहने का जगह दिया जाएगा. Assistive devices, appropriate technology-based tools, and other support mechanism tailored to suit their needs. Every state or district will be encouraged to establish बाल भवन्स. तो सारे स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को बाल भवन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. बाल भवन क्या है? एक स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल, दिन का बोर्डिंग स्कूल है. ओके, डे टाइम बोर्डिंग स्कूल मीन्स डे में, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं घर, ये डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होगा. किसके लिए? स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, जो लोग डिजेबल है, जिन लोगों को चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज़ के लिए ये स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को ऐसे एक बोर्डिंग स्कूल, बाल भवन खोलना पड़ेगा. टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो कैसे एक्टिविटीज़ इन लोगों को करने का मौका मिलेगा? आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगा, कैरियर रिलेटेड होगा, ताकि वो लोग वो करके वो लोग पैसा रोज़गार कर सके. हाँ, डिजेबल हुए तो क्या हुआ, अगर आर्ट सीख सके, अगर क्राफ्ट सीख सके, तो वो उस सब से भी जो है हम लोग रोज़गार कर सकते हैं. प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होने वाला है. नंबर 18 क्या है देखते हैं. Education sector to get 6% of GDP. Earlier it was 1.7%. This is a vast change, guys, and this is a very good change, I must say. Education sector को पहले GDP का 1.7% मिलता था. Can you imagine, guys? इतना कम. अभी GDP का हमारे एजुकेशन सेक्टर को 6% मिलने वाला है. 6% मिलने वाला है. वो 1.7 से तो बहुत ही ज़्यादा है. तो आशा कर सकते हैं हम लोग कि 1.7% से जब 6% हम लोगों के जीडीपी का हम लोगों को एजुकेशन सेक्टर को मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं. ओके, नंबर 19 तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए. बैगलेस डेज को एनकरेज किया जा रहा है. A 10-day बैगलेस पीरियड sometime during grade 6 to 8, 6 से 8, क्लास 6 से 8 के बीच में 10 जो है बैगलेस पीरियड होने वाला है, 10 दिन का. टू इंटर्न विथ लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स सच एज कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स, आर्टिस्ट. इतना अच्छा सोच है. देखिए, लोकल जो वोकेशनल एक्सपर्ट्स है, चाहे आप लोकल एरिया में आपके जो अच्छे कारपेंटर है, बहुत अच्छा काम जानते हैं, कारपेंटर है वो बहुत अच्छा, या फिर बहुत अच्छे गार्डनर है, या फिर बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, या फिर बहुत अच्छे पॉटर है, जो लोकल स्कूल है वहाँ पे ये बैगलेस डे में क्या होने वाला है. बैगलेस डे में जो 10 दिन का बैगलेस डे होने वाला है, उस दिन पे आपके जो लोकल एरिया में जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, कारपेंटर है, पॉटर है, गार्डनर है, वहाँ पे ले जाके स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्सेज का मौका मिलेगा. उस कारपेंटर से, उस गार्डनर से, उस पॉटर से, उस आर्टिस्ट से लाइव क्लासेस. सोचिए गाइज, आपको सामने का सीखने का मौका मिलेगा. जो वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं वो लोग सामने से सीख पाएंगे, ऐसे आर्टिस्ट के हाथ से सीख पाएंगे, आर्टिस्ट के सामने बैठ के सीख पाएंगे. ओके, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर बैगलेस डे. उस दिन कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाला. ठीक है. Bagless days will be encouraged throughout the year for various types of enrichment activities involving arts, quizzes, sports and vocational crafts. तो vocational crafts तो होने ही वाला है. साथ में Bagless days जो दिन बोला जाएगा वहाँ पे sports होगा, quiz होगा, competition होगा, art होगा, ये सब होगा Bagless days में. Number 20 है 3 languages learned by children will be the choice of state, region and students. Okay. 3 लैंग्वेज जो सीखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, 3 लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिलेगा. वो स्टेट डिसाइड करेगी, मतलब स्टेट डिसाइड करेगी कि रीजन का कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखाएंगे. ठीक है, वो स्टेट डिसाइड करने वाली है. नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द लोकल और रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग अप टू क्लास 5. ये थोड़ा जो है पता नहीं ये क्या होने वाला है, आई डोंट नो. इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि क्लास 5 तक
क्लास 5 तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब मीडियम है पढ़ाई का, वो लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग होने वाला है। मतलब अगर आपका मदर टंग हिंदी है तो आप क्लास 5 तक हिंदी में पढ़ोगे, अगर आपका मदर टंग बंगाली है तो 5 तक आप बंगाली में पढ़ोगे। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू द दोज प्राइवेट स्कूल्स, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स का क्या होने वाला है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है। इसका कोई खुलासा अभी तक हुआ नहीं है या डिस्क्रिप्टिव अभी तक बताया नहीं गया है कि प्राइवेट स्कूल्स जो इंग्लिश मीडियम है उसका क्या होने वाला है। वो थोड़ी क्लास 5 तक बंगाली या हिंदी पढ़ाएगा, हिंदी मीडियम तो नहीं है, बंगाली मीडियम तो नहीं है। अब ऐसा कुछ, शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ गवर्नमेंट अभी ये नया पॉलिसी बोलना चाह रहा है कि ऐसे स्कूल्स जहाँ पे ऐसा नहीं है कि मदर टंग में ही सिर्फ पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन सब कुछ होना चाहिए। ओके, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्या करते हैं, बिल्कुल मदर टंग को एकदम निकाल देते हैं स्कूल से। ठीक है, अभी जो बच्चा, अगर आप देखोगे अभी कुछ बच्चे होते हैं जो अपने मदर टंग भी नहीं बोल पाते हैं, हिंदी उनका, हिंदी भाषा अगर उनकी मम्मी पापा का मदर टंग हिंदी है तो वो हिंदी नहीं बोल पाते, उसके मम्मी पापा उससे इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन वो हिंदी में बात नहीं करता है। या फिर बंगाली है उसका मदर टंग, तो बंगाली मम्मी पापा जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं अपने बच्चों के साथ। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। यू शुड नो योर मदर टंग। ओके, तो आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। that is nobody is going to say no, you should not know English. Yes, of course you should know English, but you should also know Hindi, Bengali or whatever your mother tongue is. Okay, let's see what is next. Next is no hard separation of streams for students. This is going to be what should I say, in Bengali we say mishti news. Okay, in Bengali we say mishti news for students. This is going to soothe your ears. आपके कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा आपको। क्या है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कुछ बच्चों के लिए जो मेन स्ट्रीम पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं एचएस के बाद के क्या ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। तो क्या बोला है नया पॉलिसी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला। आप कुछ भी लीजिए, आप चाहे पॉलिटिकल साइंस के साथ अकाउंट्स पढ़िए, आप चाहे तो बायोलॉजी के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़िए, आप चाहे तो हिस्ट्री के साथ आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़िए, आप चाहे तो पेंटिंग के साथ आप केमिस्ट्री पढ़िए। तो दिस इज़ द चेंज। आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली, you are independent to choose your own subject, whatever you can choose. Okay, whatever you can choose. 23 क्या है, 23 is more interesting. म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स वुड बी एट द सेम लेवल। ये सारे देखिए गाइस, ये सारे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करते थे। तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, स्कूल में आपका म्यूज़िक सिखाया जाता है, अच्छा ये मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर। मार्क्स तो ऐड नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है म्यूज़िक का, बस हाँ म्यूज़िक सीखने का मौका मिल रहा है फॉर एन्जॉयमेंट, आर्ट सीखने का मौका मिल रहा है फॉर एन्जॉयमेंट, स्पोर्ट्स हो रहा है एन्जॉयमेंट के लिए। लेकिन किसने सोचा था कि पढ़ाई के सब्जेक्ट्स के साथ इसको सेम लेवल में मौका मिलेगा, सेम लेवल में। आप चाहे तो म्यूज़िक पढ़ो, आप चाहे तो आर्ट्स पढ़ो, आप चाहे तो स्पोर्ट्स पढ़ो। ओके, ये सारे हमारे पढ़ने के सब्जेक्ट के जैसे ही होने वाले हैं। ओके, नाउ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर you all students who are who love music, who love arts, who love sports. Okay, number 24 is content will focus on idea, application, problem solving. तो हमारे पढ़ाई का, हमारे बुक्स का जो कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है बिल्कुल एप्लीकेशन के ऊपर, आइडिया के ऊपर, कोर नॉलेज के ऊपर। ओके,
इधर उधर का नॉलेजेस नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि याद करके रट्टा मारना पड़ेगा, फिर मगअप करना पड़ेगा, फिर वॉमिट करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में पेपर के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल आइडियाज़ रिलेटेड जो है हमारा कंटेंट होने वाला है। अप्लाई कैसे करेंगे उन आइडियाज़ को, कंटेंट ऐसे होने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिया जाएगा, फिर आइडिया को अप्लाई करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ओके, कंटेंट रिड्यूस भी किया जाएगा, कंटेंट टू बी रिड्यूस। ओके, ऐसा नहीं है कि बुक्स कॉपीज भर भर के बैग भारी करके स्कूल जा रहे हैं। ओके, 25 क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स को अलग से हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, न्यूट्रिशन उन लोगों को मिलने वाला है, हेल्थ चेकअप्स होगा रेगुलरली स्कूल स्टूडेंट्स को। 26 क्या है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू बी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो MHRD ने क्या कहा है कि लिटरेसी और न्यूमरेसी टू बी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम टू बी कैरिड आउट बाय MHRD WCD HFW ट्राइबल अफेयर्स। तो चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम ECCEC ये आने वाला है। ओके, 28 इज वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स का मॉडल चेंज होने वाला है। ओके, कैसे, एनुअल या फिर सेमेस्टर्स। बोर्ड एग्जाम में सेमेस्टर्स, सोचिए बोर्ड एग्जाम्स में सेमेस्टर्स। ओके, माध्यमिक HS, क्लास 10 बोर्ड्स, क्लास 12 बोर्ड्स, इसमें सेमेस्टर्स आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बोर्ड्स के बारे में और ज़्यादा। इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड्स एग्जाम टू बी रिड्यूस। बोर्ड एग्जाम्स का इम्पोर्टेंस कम कर दिया जाएगा। एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। In order to reduce the importance and stress on board exams, exam will be conducted in 2 parts, objective and descriptive. बोर्ड एग्जाम्स साल में 2 बार होने जा रहा है। क्यों? इम्पोर्टेंस कम करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम का डर कम करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, आपसे बैठ नहीं पाओ, तो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दिस इज़ वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड। ओके, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम, शायद ऐसा भी कुछ होने वाला है, ऐसा भी कुछ होने वाला है कि बोर्ड एग्ज़ाम एक बार दे के आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पेपर रीचेक कराते हैं। उसका बहुत ही लंबा प्रोसीड्यूर है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अभी का नया पॉलिसी क्या बोल रहा है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो एक बार बोर्ड देखे तो आप और एक बार दे दो। ओके, साउंड्स लाइक अ मैजिक। तो उसके बाद क्या है, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन up to 2 occasions during any given school year, one main exam and one for improvement। अभी मैंने जो बोला, एक होगा मेन एग्जाम और एक होगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ओके, इफ डिजायर्ड, अगर आप चाहो तो, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट नंबर 30 इज कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। दिस इज द रिवॉल्यूशन गाइस, ये एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, रिफॉर्म होने जा रहा है। कोडिंग क्लास 8 क्लास 6 से सिखाने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? कोडिंग एक ऐसा चीज़ है जो जिसका स्कूल्स के साथ या कॉलेजेस के साथ भी कोई लेना देना नहीं था। अलग से कोडिंग सीखना पड़ता था, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर जॉब्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोडिंग चाहिए था पहले हम लोग को, अभी भी। लेकिन नया एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रहा है, क्लास 6 ऑनवर्ड्स कोडिंग सिखाया जाएगा बच्चों को, ताकि वो लोग बाद में जाके वो लोग कोडिंग को बिल्कुल एक मतलब नया चीज़ ना सोचे। ओके, नंबर 31 क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL विल बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री एंड नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स डेवलप फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है, दे हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम्स, उन लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज जो है ये स्टैंडर्डाइज किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में। नाउ this is also interesting, prior to the age of 5 every child will move to a preparatory class or balavatika, okay, that is before class 1,
बिफोर क्लास 1 से पहले एक प्रिपरेटरी क्लास होगा। 5 साल के पहले बच्चों को एक प्रिपरेटरी क्लास या फिर बाल वाटिका में जाना पड़ेगा। ओके, नंबर 33 इज स्टूडेंट्स विल गेट 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है। अभी के जैसे रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा, रिजल्ट अभी के जैसे नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड अभी के जैसे नहीं होगा कि रिपोर्ट कार्ड में बस मार्क्स लिखा हुआ है, ग्रेड्स लिखा हुआ है, ए प्लस या फिर ए, बी प्लस या फिर बी, कुछ भी हो, आपका अटेंडेंस लिखा हुआ है, आपका कैसे आपने किया है, गुड, मॉडरेट, ऐसे एक एक वर्ड लिखा हुआ रहता है, नीड्स टू इम्प्रूव, नॉट लाइक दिस। आपको एक 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा विच विल नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट योर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो देयर स्किल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके स्किल्स को का भी मेंशन होगा, आपका स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रहा है, आपके स्किल्स के बारे में भी मेंशन किया जाएगा रिपोर्ट कार्ड में। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? Shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs so that the degrees from an HEI can be awarded taking into account credits earned. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक ऐसा बैंक होने वाला है जो हमारे क्रेडिट स्कोर्स को काउंट करके रखेगा। कैसे? जैसे कि सोचिए कि मैं ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में भर्ती हुई थी, 1 साल बाद मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद में कॉलेज छोड़ दिया। तो ये जो मेरा क्रेडिट है, ये जो मैंने फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है, ये क्रेडिट मेरा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर्ड रहने वाला है। अब अगर मैं बाद में मैं चाहूँ कि मैं अपना डिग्री कंप्लीट करूँगी तो मुझे फर्स्ट ईयर से फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉलेज में घुस के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में मेरा क्रेडिट स्टोर्ड है, मैं फिर से सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जहाँ पे हमारे क्रेडिट स्कोर्स जो है वो सेफ रहने वाले हैं। ऐसा कोई बोलने नहीं वाला कि कहाँ सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ पास किए हो फर्स्ट ईयर, हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे बैंक में स्टोर रहने वाला है, हमारे नाम से हमारा क्रेडिट स्कोर बैंक में स्टोर्ड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कागज़ संभाल के रखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट संभाल के रखना पड़ेगा, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ नहीं दिखाओगे तो आपको नहीं घुसने देगा कॉलेज में, नहीं पढ़ने देगा, बोलेगा फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ो। वैसे भी अगर आप दिखाओगे भी, आपको क्या करोगे, आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लेके, अभी क्या होता है फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप छोड़ दो, बस आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिपोर्ट कार्ड, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मिलने वाला है। ओके, अब आते हैं 35 पॉइंट नंबर 35 क्या बोल रहे हैं? NEP टू फॉलो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला संस्कृत टू बी मेन स्ट्रीम्ड। तो संस्कृत को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होने वाला है, संस्कृत जो है ये मेन स्ट्रीम होने जा रहा है। संस्कृत विल बी मेन स्ट्रीम्ड विद स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग्स इन स्कूल इंक्लूडिंग एज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑप्शंस इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। As well as in higher education, Sanskrit universities too will move towards becoming large multidisciplinary institutions of higher learning. तो संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है हमारे नया एजुकेशन पॉलिसी में। 36 क्या है? फीस टू बी रेगुलेटेड, अगेन अ गुड न्यूज़, अ वेरी गुड न्यूज़, फीस टू बी regulated. Now, not just courses but universities to go multidisciplinary. For public and private HEIs, common norms will be given. Public, सिर्फ पब्लिक नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ये एप्लीकेबल है. दिस मीन्स द फीस विल बी फिक्स्ड विथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड नो एक्स्ट्रा फीस विल बी चार्ज बियॉन्ड द कैप. कैप लगाया जाएगा फीस में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा कि आप फीस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, इससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते स्टूडेंट्स से. अभी प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते थे कि अपने मन मर्जी कोई भी फीस 1 लाख 2 लाख 50,000 70,000 कोई भी फीस डाल रहे हैं. अभी फीस में कैप लगाया जाएगा. ओके,
इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिवॉल्यूशन गाइज, सबके लिए. ओके, 37 इज एमफिल डिसकंटिन्यूड. एमफिल क्या है? एमफिल to pursue research, MPhil will not be allowed all courses at undergraduate, postgraduate, PhD level to be interdisciplinary. अभी हम लोग क्या करते थे? पहले ग्रेजुएशन करते थे, फिर मास्टर्स करते थे, उसके बाद PhD के लिए अप्लाई करते थे. हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते थे, PhD इज़ अ डिफ़िकल्ट टू क्रैक एंड डिफ़िकल्ट टू स्टडी, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर फॉर. PhD पाना भी बहुत मुश्किल है, सीट्स बहुत कम है. तो इसलिए क्या करते थे, बीच में एक MPhil का कोर्स करते थे, जिसके MPhil का कोर्स करने के बाद इन लोगों को रिसर्च का मौका मिलता था. अभी क्या हुआ है, MPhil को बोल रही है कि MPhil करने का कोई ज़रूरत नहीं, MPhil ये कोर्स को बिल्कुल उठा दिया जाएगा. तो MPhil क्यों करोगे? MPhil मत करो, ये एक अलग बर्डन है कोर्स का. क्या इस MPhil को सब्सटीट्यूट करके क्या किया गया है, वो जो 4 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स मिलने वाला है, और 4th ईयर जो होने वाला है उस पर आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा. तो बीच में MPhil आप क्यों करोगे? आप 4 साल का ग्रेजुएशन करो, रिसर्च करो, उसके बाद डायरेक्ट PhD करने जाओ. ओके, सोचिएगा इस डायरेक्ट PhD. Okay, now number 38 is a Higher Education Council of India. This is what I was talking about. इतना देर जो बात कर रही थी, HECI, a Higher Education Council of India, बस ये ही होगा एक गवर्निंग बॉडी. कॉलेजेस ये UGC अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड, ये सारे अप्रूवल के कोई ज़रूरत नहीं. एक ही गवर्निंग बॉडी होगा, वो है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज HECI. विल बी सेट अप to regulate higher education. The focus will be on institutions that have 3,000 or more students. Among the council's goal, it is to increase gross enrollment ratio from 26.3%, that is on 2018, to 50% by 2035. 2035 में अभी देखिए हमारा अभी एनरोलमेंट रेशियो है स्टूडेंट्स का 26.3%. 2018 का रिकॉर्ड है ये. गवर्नमेंट एम कर रही है, हमारे यूनियन कैबिनेट एम करती है कि 2035 तक 50% बनाना पड़ेगा इस रेशियो को. ओके, एक बड़ा चीज़ देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ये सारे जो रूल्स, ये सारे जो पॉइंट्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होने वाला है. ये HECI, दैट इज़ हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होने वाला है लॉ कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर. तो लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जो है ये इस रूल्स के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है. ये रूल्स जो है लॉ कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है. ओके, इन दोनों को छूट मिल गया. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एंड पॉइंट तक, जिसके लिए आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे. स्कूल के बच्चों को के लिए ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, मम्मी पापा के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ है. तो स्कूल का जो सबसे बड़ा चेंज है वो है 10+2. 10+2 का जो कॉन्सेप्ट है ये बदल दिया गया है. अब ये 10+2 के कॉन्सेप्ट में आ गया है 5+3+3+4. ये क्या है? ओके, 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है हमारे 12 साल को स्कूल को. ओके, तो 10+2 भी 12 और 5+3+3+4 भी 12. ओके, सॉरी, 5+3+3+4 इज नॉट गोइंग टू बी 12. ओके, 10+2 क्या है पहले ये जान लेते हैं. क्लास 1 से क्लास 10 और +2 है 11-12. ठीक है, अब ये जो 10+2 है उसको रिप्लेस कर रहे हैं 5+3+3+4. अब देखते हैं ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव देखेंगे. फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का होने वाला है. ये फाउंडेशनल स्टेज क्या है? अब ये 5 साल को तोड़ दिया गया है 3+2 में. पहले होगा 3 साल, जो पहले हम लोग लोअर KG अपर KG पढ़ते थे, क्लास 1 से पहले 3 साल. राइट और रॉन्ग? तो 12 के साथ 3 साल ऐड कीजिए, क्या होता है? 12, 13, 14, 15.
ओके, तो वैसे भी ये 15 साल ही होने वाला है, ठीक है। तो ये 10 + 2 + 3 15, और 5 + 3 + 3 + 4 ये भी 15 ही हो रहा है। ओके, तो साल सेम रह रहा है, बस स्टेज अलग होने वाला है। तो देखते हैं, फाउंडेशनल स्टेज को बोल दिया 5 साल, 5 साल को तोड़ दिया 3 + 2 में, ठीक है। ये जो 5 साल है, ये जो 5 साल है ये 3 + 2 है। 3 साल क्या होगा? 3 साल में सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा आपके आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी या फिर कोई प्री स्कूल में चले जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका क्या एडुकेशन मिलेगा? वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा। ओके, अक्षर की परिचय कराया जाएगा, लेटर्स, ओके, और नंबर्स। ओके, लेटर्स एंड नंबर्स के साथ आपको परिचय करवाया जाएगा, ये 3 + 2 में, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा 3 + 2 में, दैट इज कितने साल के उम्र के बीच में? क्लास 3 से 8 साल। तो 3 से 8 साल, तो पहले देखिए पहले क्लास 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे या फिर कहीं भेजेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अभी 5 साल के नीचे के बच्चों को जो हम लोग लास्ट हमारे सेशन में देख चुके हैं कि 5 साल के नीचे के बच्चों को प्रिपैरेटरी स्कूल में भेजना पड़ेगा, प्रिपैरेटरी स्कूल में भेजना पड़ेगा 5 साल के नीचे के बच्चों को, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज क्या हो गया 5 साल का? 3 + 2। कौन से उम्र के बच्चे यहाँ पे जाएंगे? 3 से 8 साल के बच्चे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिपैरेटरी स्टेज। प्रिपैरेटरी स्टेज भी 3 साल का होने वाला है। यहाँ पे कितने साल के बच्चे स्कूल जाएंगे? 8 से 11। क्लासेस क्या होगा? 3 to 5, ठीक है। क्लासेस क्या होगा? 3 to 5। अच्छा, मिडिल स्टेज क्या है? मिडिल स्टेज होने वाला है 3 साल का। ओके, साल कितना है बच्चों को? 11 से 11 से 14। ओके, 11 से 14 साल के बच्चे जो है ये मिडिल स्टेज में पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 6 से 8 तक होगा। सेकेंडरी स्टेज है 4 साल का। 14 से 18 साल के बच्चे सेकेंडरी स्टेज में रहेंगे, जो कि होने वाला है क्लास 9 से क्लास 12। ओके, क्लास 9 से क्लास 12 तक होने वाला है सेकेंडरी स्टेज। अच्छा, तो ये हो गया आपका स्टेजेस। ओके, तो देखिए अभी 10 + 2 को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाला। बोर्ड एग्ज़ाम्स का इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स का इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए 4 साल का कर दिया सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। 4 साल का कर दिया सेकेंडरी स्टेज। ये इस सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक, मतलब क्लास 9 से आप कोई भी सब्जेक्ट चाहो तो चूज़ कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम का। चाहे आप बायोलॉजी के साथ आप अकाउंट्स पढ़ो, कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप। आर्ट्स के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हो, म्यूज़िक ले सकते हो एज अ सब्जेक्ट, आर्ट्स ले सकते हो एज अ सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स ले सकते हो एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो क्लास 9 से जो है आप बिल्कुल चुन सकते हो सब्जेक्ट। 9 से 12 तक आपको वही पढ़ने का मौका मिलेगा। अब नंबर 40 क्या है? NEP टू बी अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस ऑडियो बुक्स। अब गवर्नमेंट ये तैयार किया है गवर्नमेंट ने कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, ये 22 लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स में अवेलेबल होने वाला है, ताकि आप सुन सको, आप डिस्क्रिप्टिव समझ सको, ठीक है। Last NEP was the last set up in 1968 and updated in 92. It has been followed since then. The NEP 2020 will be available in 22 languages and audiobooks. तो NEP 2020 जो है ये 22 लैंग्वेजेस और ऑडियो बुक्स में अवेलेबल होने वाला है। और यस गाइस, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वो भी मैं बता देती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मतलब एनुअल एग्ज़ाम, तो वो क्या हर साल होगा? नहीं, एनुअल एग्ज़ाम स्कूल्स में हर साल नहीं होने वाला है। ओके,
ये जो 15 साल का हम लोगों का स्कूल होने वाला है, ये 15 साल में हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम्स को छोड़ के, मतलब 9 से 12 इसको छोड़ दीजिए, 9 से 12 इसको छोड़ दीजिए, क्लास ये जो स्टेज में आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाला है, ये जो स्टेज में आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाला है, मतलब एनुअल एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है सिर्फ क्लास 3, 5 और 8 में। समझ रहे हैं? सिर्फ क्लास 3, 5 और 8 में आपका एनुअल एग्ज़ाम, मतलब साल में जो एक बार हम लोगों का एनुअल एग्ज़ाम होता है वो होने वाला है क्लास 3, 5 और 8 में। उसके पहले, उसके बीच बीच में, मतलब क्लास 4 या फिर क्लास 6 या फिर क्लास 7, ये सब में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, बस क्लास टेस्ट होगा। ओके, so guys, this was all about your new education policy 2020। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और अपडेट्स के लिए, ऐसे और अच्छे अच्छे न्यूज़ के लिए और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और yes, subscribe to my channel and like the video, and don't forget to click the bell button। okay, don't forget to press the bell button, bell icon को click करना ना भूले, नहीं तो आपको रेगुलर अपडेट्स जो है नहीं मिलने वाले। okay, see you next time guys, bye bye।